हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान गुजरात बोर्ड का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, और इस भारत की सांस्कृतिक विरासत में परंपराओं के बारे में, हस्तकला और ललित कला के बारे में हम विगतवार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। और ये एसएस के गुजरात बोर्ड के टोटल चैप्टर्स का सॉल्यूशन मेरे इस चैनल पर है, जिसे आप देख सकते हो। अगर आप एसएस में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, आप एसएस में से पूरा नंबर लाना चाहते हो, तो मेरे वीडियो आपको पूरा में से पूरा नंबर लाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। क्योंकि मैं एक ऐसा है विद्यार्थी मित्रों, टेक्स्ट बुक से ही डायरेक्ट चला रहा हूँ, कोई पॉइंट्स नहीं बना के मैं अलग से बता रहा हूँ। क्योंकि पूरे टेक्स्ट बुक को ही मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कितने भी खतरनाक ऑब्जेक्टिव क्यों भी ना पूछे जाए, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 2, भारत की सांस्कृतिक विरासत। विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने चैप्टर 1 में ही बता दिया है कि विरासत क्या है। विरासत के 2 प्रकार है, प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों, जिस विरासत का निर्माण मनुष्य ने अपने बुद्धि, कला, चातुर्य से किया हो, ऐसी विरासत को सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। अर्थात जिसका निर्माण भगवान ने नहीं, मनुष्य ने खुद स्वयं से ही अपने क्वालिटी से किया हो, ऐसी विरासत सांस्कृतिक विरासत कहलाते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे परंपराएं, अर्थात सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परंपराओं के बारे में, हस्तकला अर्थात जो भी हाथों से बनाए जाते हैं उन सब के बारे में, और ललित कला। ललित कला का मतलब जैसे कि कल्पनाओं को, भावनाओं को, विचारों को दिखाने वाली कला ललित कला है। अर्थात ललित कला के अंदर कल्पनाओं के बारे में, भावनाओं के बारे में, विचारों के बारे में एक सुंदर सुग्रथित व्यक्त करना, अर्थात ललित कला। स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद्यार्थी मित्रों। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, अर्थात भारत के अंदर सांस्कृतिक विरासत के बहुत सारे उदाहरण हैं। इस प्रकार भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, जैसे कि भारत के अंदर मंदिर, मस्जिद, मकबरे, किले, गुफा, चैत्य, विहार, मठ, बहुत कुछ है विद्यार्थी मित्रों, जिसमें भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, भारत की सांस्कृतिक विरासत में भौतिक विरासत के साथ साथ जैविक विरासत का भी समावेश होता है। बालक को जन्म के साथ माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, इसे जैविक विरासत के रूप में जानते हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह बालक का जन्म होता है, तो बालक के जन्म के पश्चात वह बालक अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण रखता है। अर्थात उसके माता पिता का जिस तरह से शारीरिक लक्षण है, उनके माता पिता का जिस तरह से मानसिक लक्षण है, अर्थात विद्यार्थी मित्रों दूसरे शब्दों में कहे तो पिता और माता का शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षण उस बालक में दिखाई देते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि बालक को जो लक्षण मिला वह माता और पिता के द्वारा मिला। माता पिता भी मनुष्य में आ रहे हैं, बालक भी मनुष्य में आ रहा है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मनुष्य में ही हो रहा है। तो ये एक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। और भी सांस्कृतिक विरासत में कौन सा विरासत? जैविक विरासत, क्योंकि यहाँ पर सजीव है, मनुष्य, माता पिता, बालक, ये सब कौन है? सजीव है। ठीक है, उसी तरह हम बात करें घर, जमीन, जागीर, अस्थावार, जंगम, संपत्ति, ये सब भी सांस्कृतिक विरासत है, बट ये भौतिक विरासत में आते हैं। यानी सांस्कृतिक विरासत में भी 2, एक भौतिक और एक जैविक। उसी तरह मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति,
कला कौशल के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया है, जिसका कुछ भी सर्जन किया है, उसी को हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। तो मनुष्य ने अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला कौशल के द्वारा जिन चीज़ों का निर्माण किया हो उसे बोलते हैं सांस्कृतिक विरासत। उसी तरह समाज जीवन में पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज भी एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को भी हम एक सांस्कृतिक विरासत कहेंगे। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, समाज जीवन की बात करें तो आज भी वर्तमान में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, ठीक है, जो आज हम उसे अपनाते हैं। तो ये सब हमें किसके द्वारा मिला? हमारे पूर्वजों से। तो हमारे पूर्वजों से जो भी हमें प्राप्त हुआ है वह भी हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है। तो हमें हमारे पूर्वजों की तरफ से अलग अलग परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज भी प्राप्त हुआ है। ये सब भी सांस्कृतिक विरासत हैं। इसके उपरांत हम दूसरी चीज़ें जैसे कि शिक्षा, कृषि, व्यापार, दैनिक जीवन में नीति नियम, उत्सव, मनोरंजन, कला, कारीगरी, मान्यता, कौशल का भी समावेश हम सांस्कृतिक विरासत में ही करते हैं। क्योंकि शिक्षा अर्थात शिक्षा देने वाला व्यक्ति शिक्षक होगा, वह जैविक विरासत में आ जाएगा, और शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी होगा, वह भी जैविक विरासत में आएगा, और जैविक विरासत तो सांस्कृतिक विरासत में है। कृषि भी उसी में आ जाएगा, व्यापार भी उसी में आ जाएगा, दैनिक जीवन के जो नीति नियम है तो नीति नियमों वही परंपराएं में आएंगे। उत्सव हुआ, मनोरंजन हुआ, कारीगरी हुई, लोगों की मान्यताएं हुई, लोगों के कौशल हुए, सब सांस्कृतिक विरासत में विद्यार्थी मित्रों आएगा। ओके, आगे चलते हैं। भारत विश्व का प्राचीन देश है। अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे देश हैं, और पुराने देशों में, प्राचीन देशों में बात करो तो भारत भी विश्व में बहुत प्राचीन देश है। उसकी उत्तम परंपराएं, सामाजिक मूल्य, रूढ़ी, रीति रिवाज, परिवार व्यवस्था की विशेषता वाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अर्थात हमारे भारत के अंदर अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग परंपराओं के सामाजिक मूल्य हैं, रूढ़ी है, रीति रिवाज है, पारिवारिक व्यवस्था है, ये सब भारत की सांस्कृतिक विरासत है विद्यार्थी मित्रों। और हमें अपने सांस्कृतिक विरासत का रक्षा करना ही हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि यही सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की पहचान बताती है कि हमारा देश वास्तव में कितना प्राचीन देश था, और वास्तव में हमारे देश में आज भी जो कुछ पहले की परंपराएं, रीति रिवाज अच्छी थी, आज भी हमारे देश में चल रही हैं। जैसे कि वृक्षों की पूजा करना, नदी पहाड़ की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, ये सब पुरानी परंपराएं हैं, लेकिन आज भी वर्तमान में इनका पालन हमारे द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की पहचान है, हमें उनको बचाकर रखना चाहिए, जिससे हमारे देश की पहचान बना रहे। प्राचीन भारत की 64 कलाएँ, जिसमें हस्तकला, कारीगरी कला, कलाबत्तु हुनर, चित्रकला, संगीत कला, नाट्य कला, नृत्य कला इत्यादि को गिना सकते हैं। यानी हमारे भारत में देखा जाए तो 64 कलाएँ हैं। इन चैप्टर में हम अलग अलग कलाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। अपनी प्राचीन मुद्राएं भी मूल्यवान थी। यानी हमारे देश की जो प्राचीन मुद्रा थी वो भी काफ़ी मूल्यवान थी, क्योंकि पहले के समय हमारे देश में प्राचीन मुद्रा सोने के होते थे। भूतकाल में विदेशी यात्रियों या आक्रमणकारियों के लिए भारत की समृद्धि आकर्षण का केंद्र थी। एक समय बताऊं, एक इतिहास बताऊं मैं आपको अपने देश के बारे में। एक समय ऐसा था, हमारे देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, और हमारे देश पर सबकी नज़र पड़ी थी। दूर दरार से लोग हमारे देश में आना चाहते थे। हमारे देश के बिना लोगों का जीवन ही संभव नहीं था, और कितने सारे लोग हमारे देश में आए और हमारे देश ने उन्हें अपनाया, और वो यहाँ पर आए, धंधा व्यापार करने लगे, खूब कमाने लगे। लेकिन वे लोगों ने फिर उसके बाद हमारे देश में शासन प्रणाली भी चालू किया, और हमारे देश को देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही ज़्यादा लूटा, जिससे पूरा हमारा भारत की जो सोने की चिड़िया थी खोखली हो गई। अंग्रेजों ने लूटा। ठीक है, आज भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक समान योग विद्या को समग्र विश्व ने स्वीकार किया है। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को हमारे देश ने ही नहीं बल्कि समग्र विश्व में, समूचे विश्व में बहुत सारे देशों ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार किया है,
और यह भी बताया है कि रियल में भारत एक बहुत अच्छा देश है, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बहुत अच्छी है, भारत का विरासत बहुत अच्छे हैं और भारत काफ़ी समृद्ध देश है। और उसके परिणाम स्वरूप समग्र विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। यानी ये विश्व योग दिवस हमारे देश में चालू हुआ है विद्यार्थी मित्रों, 21 जून को मनाया जाता है। और हमारे देश का विश्व योग देख के, हमारे देश का योग देख के दुनिया में बहुत सारे देश 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। ये भी हमारे भारत का एक देखा जाए तो एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकरण में विद्यार्थी मित्रों भारत के विविध प्रकार की कला, कारीगरी और विषय के बारे में हम विगतवार चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों अभी तो था इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का मैंने आपको परिचय दिया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको ये परिचय मेरा अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलग अलग कलाओं के बारे में। पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भारतीय कारीगरों का कमाल। पढ़ते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत का सौंदर्य भारतीय कारीगर और कलाबत्तुओं का मतलब है जरी काम करने वाले लोग के हुनर की पारंगता में समाया हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों कलाबत्तुओं का मतलब यानी जरी काम करने वाले। अब जरी काम क्या होता है, तो जो सोना या चांदी के पतले धातु होते हैं ना, राइट, सोना या चांदी के जो पतले धातु होते हैं उससे धागे बनाए जाते हैं और उस सोने और चांदी के पतले धागों की सहायता से कपड़ों पर और साड़ियों पर अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है, उसी को हम जरी काम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत के रंग बिरंगे जीवन को उन्होंने अपनी कला, कारीगरी और हुनर उद्योग के द्वारा कुशलता से विकसित किया। जैसे कि भारत के कारीगरों के कमाल में उनको गूंथने का काम, कास्ट कला मतलब लकड़ियों से अलग अलग चीज़ बनाने का काम, मिट्टी काम यानी मिट्टी से अलग अलग चीज़ बनाने का काम, धातु काम यानी धातुओं से अलग अलग चीज़ बनाने का काम, चित्रकला अलग अलग ड्राइंग एक्सपर्ट एकदम अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे, चर्म उद्योग यानी चमड़ों से अलग अलग चीज़ें बनाना, मीना कारीगरी हुआ, नक्काशी काम हुआ। मीना कारीगरी का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे मूल्यवान वस्तुएं होती हैं सोने और चांदी की, उसके ऊपर जो कार्य किया जाता है उसी को मीना कारीगरी कहते हैं। फिर अकीक काम हुआ। अकीक काम जैसे कि अकीक के पत्थर होते हैं, सोने चांदी की अंगूठी में जो पत्थर जड़ते हैं ना, वो अकीक काम में आता है। हीरा संबंधित कौशल्य, पूर्ण कारीगरी, शिल्प स्थापत्य हुआ, हाथ बुनाई से जुड़ी कारीगरी आदि भारत की विशेष पहचान है। तो भारत के कारीगरों को क्या क्या आता था, गूंथने का काम, काष्ठ कला का काम, मिट्टी कला का काम, धातु काम, चित्रकला, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी काम, अकीक और हीरा संबंधित कौशल, राइट, शिल्प स्थापत्य का काम, हाथ बुनाई का काम, ये सब। तो इसके बारे में हम विगतवार चर्चा 1 बाय 1 विद्यार्थी मित्रों करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मिट्टी कला। क्या नाम है विद्यार्थी मित्रों? मिट्टी काम कला के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है भैया। ये मानव के जीवन और मिट्टी के बीच बहुत ही प्राचीन संबंध इसलिए है ना, बोलते हैं ना, कहावत सुने हो ना कि मिट्टी में ही पैदा हुए हो, मिट्टी पे ही काम कर रहे हो, करते करते मर जाओगे और मिट्टी में ही राख बन जाओगे भाई। यानी व्यक्ति का जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत पूरी की पूरी समग्र प्रक्रिया मिट्टी पर ही जुड़ी हुई है भैया। इस प्रकार मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी है भैया। जब धातु की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य अधिकांशतः मिट्टी से बने वस्तुओं का उपयोग करता था, जिनमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, अनाज संग्रह करने की कोठी जिसे बोलते बखार वगैरह का समावेश होता था।
अर्थात जब किसी धातु की खोज नहीं हुई थी विद्यार्थी मित्रों, तो पूरा समग्र देखा जाए हमारे भारत के अंदर जब किसी धातु की खोज नहीं हुई थी, समग्र मानव सृष्टि मिट्टी से बनी हुई वस्तु का उपयोग करते थे। उस समय घर के दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीपकर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ, घी जैसे द्रव पदार्थ को मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे। रसोई के बर्तन भी मिट्टी के होते थे। लोथल और मोहेंजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के समय मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान यानी बरनी, रकाबी के आदि के बर्तन मिले। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, लोथल, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति जो काफ़ी हजारों साल पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति के समय भी मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत ही प्राचीन समय से हमारे देश में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता आ रहा है, आज भी होता है। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जाता है। हमारे भारत में आज वर्तमान में बहुत सारे यंत्र हैं, लेकिन इतिहास गवाह है भारत का सबसे पहला यंत्र कुम्हार का चौक, जिसकी सहायता से कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता था मिट्टी का। आज भी नवरात्रि में गरबा के अंदर दीपक हो ऐसा छिद्रों वाला मिट्टी का घड़ा देखने को मिलता है। अर्थात गुजरात में नवरात्रि के समय आप लोग गरबा तो खेलते ही हो, दिया जलाना और वो छिद्र वाला जो एक मतलब दीप होता है जिसके अंदर क्या बोलते हैं दिया जलता है कुछ समय तक, यानी जलना चाहिए। जैसे अखंड ज्योति का नाम सुने हो ना, तो मिट्टी का भी अखंड ज्योति यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं। कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी से पकाए टेराकोटा, ठीक है, बर्तन तथा वस्तु का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, ये चीज़ को समझिए कि कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी से पकाए, यानी कच्ची मिट्टी को पकाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, उसके बर्तन, यानी हमारे देश में कच्ची मिट्टी को पका के उससे बर्तन या वस्तु का उत्पादन करने का जो कला है हमारे देश में काफ़ी प्राचीन है, जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुनकोंडा और गुजरात के लाखनगंज यानी महसाणा से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तन के पुराने अवशेषों पर आधार मिलता है। यानी आज भी टेराकोटा का उदाहरण हमें भारत के दक्षिण भारत के नागार्जुनकोंडा और गुजरात के लाखनगंज यानी महसाणा में दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा जो मिट्टी कला का टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर जो कला है हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है बुनाई कला। कौन सा कला? बुनाई कला। रुई की पूनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठ कर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। ओके, अर्थात विद्यार्थी मित्रों, रुई की पूनी जो होती है उसमें से रेशा खींचेंगे, रेशे को खींच के लंबा बनाएंगे, फिर रेशे को ऐंठेंगे और ऐंठ कर उसको मोड़कर एक धागा बनाएंगे। ये समग्र प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्व देते हुए आज़ादी आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़कर एक इतिहास बनाया। स्वदेशी, आज़ादी आंदोलन के समय में जो गांधी जी ने बोला था विदेशी कपड़ों के होली जलाओ और स्वदेशी कपड़े अपनाओ, अर्थात जो अंग्रेजों के कपड़े अंग्रेजों के देश से भारत देश में आ रहे हैं उन कपड़ों को मत खरीदो, उन कपड़ों को मत पहनो, अपने देश के कपड़ों को पहनो, क्योंकि जब उनके कपड़ों को पहनोगे तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है, और अगर हम अपने देश की वस्तु खरीदेंगे, अपने देश की वस्तु का उपयोग करेंगे, अपने देश की वस्तु को पहनेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, जिससे हमारे देश का विकास होगा। ऐसा महात्मा गांधी जी बोले थे आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई के समय। और उस समय उन्होंने बोला था विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी कपड़े अपनाओ। अब स्वदेशी कपड़े बनाने के लिए ही उस समय
गांधी जी ने ही कताई प्रथा को प्रोत्साहन दिया, जिससे लोग स्वयं निर्भर बने और खुद काम करें, दूसरे के देश के ऊपर कपड़ों के लिए निर्भर ना रहे। विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया? अब इस बुनाई कला में सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाथ बुनाई। यानी बुनाई तो करना है, हाथों से करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है हाथ बुनाई का गलीचा, ये गलीचा है जिसको ज़मीन पर बिछाया जाता है। बड़े बड़े दुकानों में, शोरूम में, सोने के शोरूम में आप जाओगे तो आपको इस तरह के गलीचे दिखाई देंगे। कितने सुंदर गलीचे हैं, देखो आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मशीन से नहीं, बल्कि ऐसे गलीचों का निर्माण हाथों से किया गया है, ठीक है। प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वस्त्र विद्या मतलब वस्त्रों के ऊपर अलग अलग प्रकार की कलाएं जो की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ढाका की मलमल की जो थान है अंगूठी में से निकल जाता था। यानी जो ढाका की मलमल की पूरी थान होती थी उसको अंगूठी में रख के अंगूठी में से निकाल सकते थे। सोचो, ऐसा कहने का मतलब है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझो थोड़ा सा। मेरा कहने का मतलब है जैसे ये अंगूठी है अपना, मान लो ये ऐसा, आप ये इतना अंगूठी है, तो यह अंगूठी जितने सर्कल में है, तो ढाका की मलमल की थान इस सर्कल में से बाहर निकल जाता था। सोचो कि उसे कितना ज़्यादा हम मतलब मोड़ के एकदम ऐसा कर दे, निचोड़ दे, जिससे इस अंगूठी के आकार में से वो बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है? और दिया सलाई की डिब्बी में भी आ सकता था, अर्थात उसको मोड़ के, ढाका की मलमल की थान को मोड़ के दिया सलाई के डिब्बी में भी क्या रख सकते, ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कश्मीर सहित भारत में बनने वाला गलीचा, पाटन का पटोला, कांजीवरम, बनारसी साड़ियाँ, राजस्थानी बांधनी, हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगर के नमूने भारत की पहचान थे। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, समझते हैं इसको अच्छे से कि पहले तो ये जानो कि कश्मीर सहित भारत में बनने वाला गलीचा, पाटन का पटोला, कांजीवरम और बनारस की साड़ियाँ, राजस्थान की बांधनी, इन सब के ऊपर हाथों से कढ़ाई बुनाई होता था। ये ही भारत की बहुत बड़ी पहचान है। गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्णकाल दौरान उस समय राजधानी पाटन में अनेक कारीगर आकर बसे। जब गुजरात में सोलंकी युग का शासन चल रहा था तो सोलंकी युग के शासन को गुजरात का स्वर्ण काल का शासन कहा जाता था। मतलब सोलंकी युग के शासनकाल में गुजरात में बहुत ही ज़्यादा विकास हुए। और उस समय जब सोलंकी युग का शासन गुजरात में चल रहा था तो उनकी राजधानी पाटन थी और उस पाटन में ढेर सारे कारीगर दूसरे जगह से आकर बसे। उनकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके पाटन का पटोला जग विख्यात बना। अर्थात कारीगर आके बसे और उनके जो पटोले थे, राइट, उनके कारीगर और कौशल का जो उदाहरण था, उत्तम उदाहरण पाटन का पटोला, एक कपड़ा है, वह जग विख्यात यानी विश्व विख्यात बना। पाटन की यह कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। आज भी पाटन में पटोला बनता है, 850 वर्ष पहले से बन रहा है। सोच लो, अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेने वाली यह कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित है। अर्थात आज आप पाटन में घूमने जाओगे तो यह कला आज भी आपको दिखाई देगी, लेकिन बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि यह कला काफ़ी अटपटी है, काफ़ी इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी जटिल है और ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। और पाटन का पटोला काफ़ी महंगा भी मिलता है। पाटन में बनने वाले इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं। यानी पाटन में एक रेशमी वस्त्र, मैंने बोला एक कपड़ा होता है रेशम का जो सोने जैसा दिखता है, उसे पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है। सबसे बड़ी पहचान यही है पाटन के पटोले की कि दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप, यानी आपको उल्टा सीधा दोनों तरफ से पहन सकते हो, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। अतः उसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। यानी पटोला एक ऐसा कपड़ा होता है रेशम का जिसे हम दोनों तरफ से पहन सकते हैं। ऐसा पटोला
कई वर्षों तक फटता नहीं है, इसकी पहचान है और इसका रंग भी नहीं जाता। इसीलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है, पड़ी पटोले भात फाटे पर फीटे नहीं। समझ में आया ना? यानी इसका मतलब ये है, तो विद्यार्थी मित्रों इसका मतलब ये है कि पड़ी पटोले भात फाटे पर फीटे नहीं का मतलब है भले ही पटोला का जो कपड़ा है वो फट जाए, लेकिन उसमें जो बनी डिजाइन है, उसमें जो बनी पैटर्न है, वह वैसे के वैसे ही रहते हैं। सोचो कितना अच्छा कपड़ा है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कढ़ाई बुनाई कला। ठीक है, हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो के उत्खनन, यानी हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो का जो उत्खनन काम, खोदकाम हो रहा था, तो उसके दौरान, मतलब हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो एक जगह है, जब वहाँ पर उत्खनन काम हो रहा था तो वहाँ पर मूर्तियाँ मिली, पुतले मिले, और मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर जो कढ़ाई बुनाई का काम भी देखने को मिला। यानी हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो के उत्खनन काम के समय वहाँ की मूर्तियों और पुतलों के ऊपर जो वस्त्र मिले ना, उस वस्त्र पर कढ़ाई बुनाई कला देखने को मिला, अर्थात ये भी कला काफ़ी पुरानी है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई करने की कारीगरी भी बहुत प्राचीन है। यानी भारत के अंदर देखा जाए पुरुषों के कपड़ों के ऊपर, स्त्रियों के कपड़ों के ऊपर, बच्चों के कपड़ों के ऊपर जो कढ़ाई बनाई की कारीगरी है बहुत पुरानी है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध में, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुष के वस्त्रों पर कसीदाकारी देखने को मिली है। इस तरह कश्मीर का कश्मीरी कसीदा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और विद्यार्थी मित्रों इसमें कसीदाकारी है, तो कसीदाकारी का मतलब क्या होता है? तो कपड़े पर धागे के जरिए की जाने वाली सजावट, यानी कपड़ों के ऊपर धागों की सहायता से जो सजावट की जाती है उसी को कसीदाकारी कहते हैं। और जम्मू कश्मीर का कसीदाकारी बहुत ही फेमस है विद्यार्थी मित्रों। इसके उपरांत गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भूज, मांडवी के क्षेत्र में बांधनी तथा उसके ऊपर की गई परंपरागत शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। तो बांधनी, ओके विद्यार्थी मित्रों, तो गुजरात का जामनगर, जेतपुर, भूंज, मांडवी यह बांधनी के लिए प्रसिद्ध है। बांधनी का मतलब ये है कि जैसे कि अलग अलग हाथी का डिजाइन, पुतली का डिजाइन, चौरस का डिजाइन, पक्षी का डिजाइन, कलश का डिजाइन आदि जो डिजाइन कपड़ों के ऊपर बनाई जाती है वह सब है, राइट ना। बांधनी भी एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के छापकाम किए जाते हैं। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों की स्त्रियों का गृह व्यवसाय रहा है। यानी गुजरात के अंदर देखा जाए कच्छ और सौराष्ट्र और वगैरह प्रदेश में स्त्रियों का यह गृह व्यवसाय रहा है। क्या? कढ़ाई बुनाई करना। चंदोवा, लता तोरण, चौका तकिया, उसके बाद मसनद और झूले के उपरांत कई जातियों में पहनी जाने वाली मिर्जई नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रख्यात है। विद्यार्थी मित्रों इसमें एक टॉपिक है ये मसनद। मसनद क्या है? तो मसनद का मतलब है अमीरों के बैठने की गद्दी, यानी गोल, लंबोतरा तथा बड़ा जो तकिया होता है ना, जो राजा महाराजा पहले बड़े तकिया लेफ्ट साइड राइट साइड लगा के रखते थे, वही है मसनद, राइट ना। यानी मसनद का मतलब है तकिया, बड़ा वाला तकिया। ओके विद्यार्थी मित्रों, कढ़ाई बुनाई से सजा धुस्सा रजाई के ऊपर भौमितिक विविध आकृति प्रधान कृतियों के युक्त कसीदाकारी भी देखने को मिलती है। रजाई उजाई कपड़ा वपड़ा होता है, बेडशीट का ऊपर भी डिजाइन दिखाई देता है। फिर कच्छ के बन्नी के क्षेत्र में जत जैसी कौम कसीदाकारी के लिए अलग पहचान बनाती है, बहुत ही आईएमपी है। तो कसीदाकारी के लिए फेमस कच्छ का बन्नी विस्तार, कौन सी जाति? जत जैसी जाति है जो कसीदाकारी का काम वहाँ पर करती है, अपना एक विशेष पहचान भी बनाई है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों वो है चर्म उद्योग। ओके, नेक्स्ट है चर्म उद्योग। पढ़ते हैं, समझते हैं। प्राचीन भारत में
मृत प्राणी यानी मरे हुए प्राणी के चमड़े का विविध उपयोग होता था। यानी पुराने भारत में देखा जाए, प्राचीन में देखा जाए, इतिहास देखा जाए तो बताता है इतिहास कि भारत में जो प्राणी मर जाते थे उनके चमड़ों का उपयोग अलग अलग जगह पर किया जाता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से उससे चमड़ा तैयार करते थे। फिर ये चमड़ा देखा जाए तो कृषि के लिए कुआं में से पानी निकालने के लिए चरसा बनाते थे। इसी चमड़े से पानी की मशक बनाते थे। मशक यानी जिस नहीं क्या बोलते हैं, नहीं जो माथे वाथे पर रख के उसमें पानी रखते हैं जिससे थोड़ा गड़े ना। पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। ढोल, नगारा, तबला संगीत के साधन के अलावा लोहार की धोकनी जिसके ऊपर लोहार कोई भी काम करता था वो भी चमड़े का होता था। विविध प्रकार के जूते, प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का भी उपयोग होता था। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल भी चमड़े की ही होती थी विद्यार्थी मित्रों। इस प्रकार भारत का चर्म उद्योग भी प्राचीन समय से विकसित रहा है। भारत में एक समय ऐसा था कि चर्म उद्योग का एक विशिष्ट स्थान था जिसमें जूते और चमड़े की विविध चीज वस्तु जैसे कि चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ, चप्पलें, पर्स, पट्टा तथा घोड़े और ऊँट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम, चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती थी। ओके विद्यार्थी मित्रों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीरा, मोती काम और मीना कारीगरी। यानी हीरा, मोती काम और मीना कारीगरी। स्टार्ट करते हैं। भारत के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण तीनों दिशाओं में 7,517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्री तट है। यानी भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में जो समुद्री तट है उसकी कुल किलोमीटर लंबाई 7,517 किलोमीटर है, जिसके कारण हीरा मोती का उपयोग भारत में बड़े पैमाने पर होता रहा है। समुद्री मार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत देखा जाए तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके हिसाब से भारत में हीरा मोती का उपयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है और साथ ही साथ इन समुद्री मार्ग की सहायता से भारत अन्य देशों के साथ हीरा से संबंधित जो भी हीरा मोती से संबंधित व्यापार है वह भी आसानी से कर रहा है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हीरे मोती के आभूषणों की पहले से ही विदेशों में खूब मांग रही है। अर्थात भारत के कारीगर ने हीरा और मोती से जो भी आभूषण बनाए हैं उनका विदेशों में काफ़ी मांग रहा है। विश्वविख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से ही मिला था। यानी हीरे के दो सबसे समृद्ध उदाहरण, जैसे कोहिनूर हीरा बहुत फेमस है और ग्रेट मुगल हीरा भी बहुत फेमस है, वो भारत से ही मिला था। ऐसा माना जाता है ये भारत में ही बनाया गया है, भारत के कारीगरों ने ही इसे बनाया है। भारतीय लोग आभूषण के शौकीन थे। सोने के गहनों के उपरांत जो श्रीमंत यानी महंगे लोग थे, अमीर लोग थे, अमीर वर्ग, श्रीमंत वर्ग यानी अमीरों का वर्ग, राजा महाराजा हुए, अमीर लोग हुए, वह अलग अलग तरह के हीरे मोती के आभूषण भी पहनते थे। प्राचीन समय में राजा महाराजा, श्रेष्ठी और महाजन लोग हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग वस्त्र भूषण की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। अर्थात उस समय देखा जाए तो राजा महाराजा, श्रेष्ठी, महाजन लोग ये सब हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, मुखराज, नीलम ये सबको कपड़ों में भी जड़वाते थे। राजा महाराजा और बादशाह के सिंहासनों पर, मुकुटों पर, मालाओं पर, बाजूबंद जो हथेली में पहनते थे उसके ऊपर भी रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के नारियल, गुनगुना, पछौरी, गेंडूरी, बैलों के लिए कलात्मक सेहरा, शिंगों की झालर आदि बुनाई कला कारीगरी उस समय अद्भुत रही है। संपूर्ण भारत में यह सारी कारीगरी हस्तकला कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है। मतलब ये जो देखा जाए हीरा, मोती काम और मीना कारीगरी की कला है, ये हस्त आधारित है, मतलब ये हाथों से सब किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा है। फिर सोना, चांदी, मीना कारीगरी की कला की दुनिया में विश्व भर में देखा जाए देशों में भारत का स्थान अग्रसर रहा है। अर्थात सोना, चांदी तथा मीना कारीगरी कला में देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत में जो भारत का स्थान है वो पहले नंबर पर है।
अपने यहाँ सोना चांदी के अलंकार जैसे कि सोना चांदी में माला, हार, अंगूठी, एयरिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा आदि के काम में कुशल और निपुण कारीगर मीना कारीगरी द्वारा लाल, हरा, आसमानी रंग भर के गहनों को शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात देखा जाए मीना कारीगरी मतलब आभूषणों के ऊपर जो अलग अलग प्रकार की मोतियों को लगाना, राइट, वो सब होता है। मीना कारीगरों में कुशल कारीगर देखा जाए भारत के अंदर जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, वाराणसी में और हैदराबाद में विशेष रूप से रहे हैं और आज भी यह दिखाई देता है। अर्थात आज भी भारत के अंदर मीना कारीगरी के कुशल अच्छे कारीगर अगर आपको देखने हैं तो जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद में दिखाई देगा। और अगर मीना कारीगरी का उदाहरण भी देखना है तो ये भी जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में दिखाई देगा विद्यार्थी मित्रों। ओके, समझ में आया आपको ये टॉपिक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जरी काम। जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इस कला में भी अपना देश प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के तार के रूप में, यानी चांदी और सोने को तार के रूप में उसका एक जरी बनाते थे और उसका उपयोग क्या करते थे, कढ़ाई बुनाई कला में कीमती वस्त्रों को सजाने में होता था। यानी जरी काम का मतलब है अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के ऊपर सोने और चांदी के तारों से उस पर एक प्रकार का कढ़ाई बुनाई करना था, जरी काम। भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए सबसे प्रसिद्ध अगर कोई शहर है तो वह है सूरत। तो भारत में देखा जाए सबसे प्रसिद्ध है तो सूरत, तो गुजरात में तो रहेगा ही। पानेतर, पानेतर यानी कन्या को ब्याह के समय पहनाए जाने वाला वस्त्र, समझ में आ रहा है ना, कंधे पे डाल देते हैं उसको पानेतर बोलते हैं। साड़ी हुआ, घरचोला हुआ, वस्त्र परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते थे। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों हमारा टॉपिक है, उसका नाम है जरी काम। अब ये जरी काम क्या है, तो जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। अर्थात पुराने समय से ये जरी काम हमारे देश में चलता आ रहा है। क्या है ये, चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बनाकर, यानी चांदी और सोने को पहले तार के रूप में फिर उसका जरी बनाएंगे, जरी बना के कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों में सजाना होता है। अलग अलग डिजाइन में जरी बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, कढ़ाई बुनाई करेंगे कीमती वस्त्रों पर। यानी जरी काम, अर्थात जरी काम जिन वस्त्रों पर किया जाता है वह वस्त्र काफ़ी कीमती होते हैं, कारण कि उस वस्त्रों पर जो कढ़ाई बुनाई की जाती है वो सोने और चांदी के तारों की जाती है। भारत में जरी काम के लिए सूरत आज भी प्रसिद्ध है। जैसे कि पानेतर, आपने सुना होगा नाम, कन्या को ब्याह के समय पहनाया जाने वाला वस्त्र। जब कन्या की शादी होती है उस समय पीला कलर का जो वस्त्र पहनाया जाता है, मोस्ट ऑफ पीला कलर का ही होता है, पानेतर, राइट। ये पानेतर पे बहुत सारे जरी काम किए गए होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे साड़ी आते हैं, घरचोला, वस्त्र परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते हैं। बॉर्डरिंग करते हैं ना, जैसे अलग अलग कपड़े होते हैं साड़ी वाड़ी, उसका जो बॉर्डर होता है, बॉर्डरिंग इतना अच्छा सजाते हैं ना कढ़ाई बुनाई करके, वही जरी काम होता है, ठीक है। और जरी काम के लिए गुजरात राज्य का सूरत शहर बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भी अगर ये कला आपको देखना है तो सूरत के शहर में दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धातु काम। अब धातु काम क्या है, धातु विद्या भी भारत की प्राचीन विद्या है। जिस तरह से अलग अलग विद्या भारत की प्राचीन विद्या है, ठीक उसी प्रकार धातु विद्या भी भारत की प्राचीन विद्या है। पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या विकसित हुई। अर्थात धातु विद्या का विकास पाषाण युग के बाद हुआ। पाषाण युग अर्थात एक ऐसा युग जिस समय सब कुछ पत्थर के होते थे, अर्थात जो भी हो, बर्तन हो, हथियार हो, घर हो, मंदिर मस्जिद जो हुई सब, मतलब एक समय ऐसा आया था कि पत्थरों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता था, उसे बोलते थे पाषाण युग। और पाषाण युग के बाद धातु युग की शुरुआत हुई, ऐसा बोला जाता है। लोथल के कारीगर, यानी लोथल एक संस्कृति है हमारी, बहुत पुरानी संस्कृति है, ठीक है। तो लोथल के जो कारीगर है धातु में से हसिया, वर्मा यानी छिद्रक, घुमाव वाली आरी, आरा, सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे, ठीक है। इस तरह धातु में से औजारों के उपरांत
बर्तन, मूर्तियाँ, पात्र बनाए जाते थे। ठीक है। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी धातु में से बनाते थे उस समय। ठीक है। सोना चांदी जैसी धातुओं का उपयोग गहने बनाने में होता था। तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में और मूर्तियाँ बनाने में होता था, जबकि लोहे का उपयोग औजार और हथियार बनाने में होता था। सिंपल सी बात है, धातु विद्या पाषाण युग के बाद विकसित हुई। लोथर के कारीगर क्या बनाते थे धातु में से? हसिया, घुमाव वाली आरी, आरा, सुई, तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इस तरह देखा जाए धातुओं का उपयोग तो राइट बहुत सारे धातु में से औजार और बर्तन, मूर्तियाँ, पात्र बनाए जाते थे। जैसे कि युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र धातु में से बनाते थे और सोना चांदी का उपयोग किस में होता था? गहने बनाने में। तांबा, पीतल, कांसा का उपयोग किस में होता था? बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में। जबकि लोहे का उपयोग किस में होता था? औजार और हथियार बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काष्ठ कला। अब काष्ठ कला क्या है? लकड़ी का कला। ठीक है। मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहा है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा रहेगा। अर्थात मानव जीवन का सीधा संबंध अगर देखा जाए तो वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात वृक्ष और जंगलों की सहायता से मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शुरुआत में ईंधन के रूप में, ठीक है, लकड़ी का उपयोग होता था। स्टार्टिंग में खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। फिर धीरे धीरे औजार, भवन, मकान के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा। स्टार्टिंग में तो खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। फिर धीमे धीमे लकड़ी का उपयोग औजार बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, मकान के निर्माण के लिए होने लगा। क्रमशः लकड़ी की मूर्तियाँ, बालकों के लिए खिलौने, फिर खम्भे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनने के साथ साथ काष्ठ कला, नक्काशी का भी विकास होता रहा। अर्थात धीमे धीमे लकड़ी का उपयोग ज़्यादा होने लगा। खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, खम्भे, खिड़की, दरवाज़ा बनाने में, अटारी बनाने में, सिंहासन बनाने में, कुर्सी बनाने में, जाली बनाने में। इस तरह देखा जाए कि काष्ठ कला के साथ साथ नक्काशी कला का भी विकास हुआ है। नक्काशी का मतलब होता है लकड़ी के ऊपर चित्र बनाना। ठीक है। गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर, लकड़ी का झूला तथा ईडर के खिलौने आज भी प्रसिद्ध है। अर्थात गुजरात के अंदर संखेड़ा जो है वहाँ का फर्नीचर, वहाँ का लकड़ी का झूला आज भी फेमस है, वहाँ पर मिलता है। और ईडर के लकड़ी के खिलौने आज भी प्रसिद्ध है, जो सिद्ध करता है आज भी हमारे देश में काष्ठ कला जीवित है। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा काम है जड़ाऊ काम। कौन सा काम है? जड़ाऊ काम। अब जड़ाऊ काम क्या होता है ये भी हम जानते हैं। तो अलंकार और जड़ाऊ की कला भारत की एक प्राचीन कला है। अलंकार और जड़ाऊ काम की कला भारत की एक प्राचीन कला है। भारत के राजा, सम्राट, अन्य शासक और उस समय के श्रीमंत यानी जो अमीर लोग थे वगैरह जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे, राइट ना, यानी जो पहनते थे उसमें हीरा होता था, मोती होता था, माणिक होता था। अर्थात इन कीमती रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथ बेंदी, अंगूठी, नथनी आदि में जड़ाकर पहनते थे। अर्थात जड़ाऊ काम का मतलब है हीरा, मोती, माणिक को अलग अलग प्रकार के आभूषणों में जड़ना, अर्थात जड़ाऊ काम। ठीक है। पहले के राजा, सम्राट, अन्य शासक, उस समय के अमीर लोग जो भी स्वर्ण अलंकार धारण करते थे, जो भी, चाहे गले का हार हो, चाहे वह बाजूबंद हो, चाहे वह कड़ा हो, चाहे वह मुकुट हो, चाहे वह माथबेंदी हो, चाहे वह अंगूठी हो, चाहे वह नथनी हो, तो उसके अंदर वो अलग अलग और हीरा, मोती, माणिक ये सब जड़वा कर पहनते थे। यही होता है जड़ाऊ काम। विशेष निपुणता वाले कारीगर ऐसी जड़ाऊ कला में सिद्ध हस्त थे। यानी बहुत सारे उस समय ऐसे भी कारीगर थे जो इस काम में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा सिद्ध हस्त थे, काफ़ी इस काम को अच्छे से करते थे। राजस्थान का बीकानेर गहने के जड़ाऊ काम के लिए आज भी प्रसिद्ध है, जिससे आज राजस्थान के बीकानेर में आपको जड़ाऊ काम का उदाहरण दिखाई देगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकीक काम। अब ये अकीक काम क्या है जानते हैं। अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर है। अर्थात अकीक यह एक प्रकार का कीमती पत्थर है जो नदियों के घाटी प्रदेश से मिलता है, जिसमें अकीक, चकमक और अर्ध पारदर्शक सुंदर लाल रंग का पत्थर जिसे कार्नेलियन बोलते हैं। अकीक के अलग अलग प्रकार हैं। एक अकीक का पत्थर होता है, एक चकमक अकीक का पत्थर होता है और एक अर्ध पारदर्शक सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है जो काफ़ी फेमस पत्थर है जिसे बोलते हैं कार्नेलियन। अकीक में
अर्ध पारदर्शक यानी आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे और वह लाल रंग का सुंदर पत्थर जिसको कार्नेलियन बोलते हैं, यह अकीक का सबसे अच्छा प्रकार है। विशेष करके सिलिका मिश्रित नीले या सफ़ेद रंग के कैल्सीडोनिक पत्थरों को अकीक कहते हैं। अकीक किसे कहते हैं? तो अकीक यह एक प्रकार का नीले या सफ़ेद रंग का पत्थर होता है जिसमें सिलिका मिश्रित रेती वेती मिश्र होता है, उसी हम अकीक बोलते हैं। गुजरात में सूरत और राणपुर के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आकार के अकीक के पत्थर मिलते हैं। गुजरात के अंदर सूरत और राणपुर के क्षेत्रों में अलग अलग आकार के अकीक के पत्थर मिलते हैं। अकीक के पत्थरों को अलंकारों में जड़ाऊ काम के लिए खंबात भेजा जाता है। जो अकीक के पत्थर है उनको अलंकारों में जड़ने के लिए कहाँ भेजा जाता है? जड़ाऊ काम के लिए खंबात भेजा जाता है। यानी अकीक के पत्थर को जड़ाऊ काम मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी अलग अलग प्रकार के स्वर्ण आभूषणों के अंदर हीरा मोती ये सब को क्या करो? जड़ना, ठीक है। तो अकीक के पत्थर को भी अंगूठी में राइट ना जड़ा जाता है, तो उसको जड़ने के लिए, उसका जड़ाऊ काम करने के लिए अकीक के पत्थर को खंबात भेजा जाता है। फिर खंबात के कारीगर अकीक के पत्थरों को तराशते हैं, तराश कर उसको अलग अलग अलंकारों में जड़ाऊ योग्य बनाते हैं। जैसे अंगूठी के अंदर उसको जड़ना है, रखना है, बैठाना है, उस योग्य खंबात के कारीगर अकीक के पत्थरों को तराश कर बनाते हैं। अथवा अकीक के पत्थरों की माला या मड़का तैयार करते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, अर्थात अकीक के जो पत्थर हैं वो जो खंबात में भेजे जाते हैं, तो खंबात के जो कारीगर हैं अकीक के पत्थर को तराश कर उसे ऐसा बनाते हैं जिससे वह किसी अलंकार में, अंगूठी में, माथे बिंदी में मतलब जड़ा जा सके। और साथ ही साथ वे लोग अकीक के पत्थरों को तराश कर सुंदर आकृति देकर उसका मड़का और माला भी तैयार करते हैं विद्यार्थी मित्रों। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों चित्रकला। हमारा टॉपिक क्या है विद्यार्थी मित्रों? चित्रकला। अब चित्रकला के बारे में जानेंगे। ये दिख रहा है आपको पद्य पणी अजंता, राइट ना? ये चित्रकला का एक अद्भुत उदाहरण है, ठीक है। अजंता की गुफा में पाया गया है। देखते हैं, विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान सर्वोपरि है। कलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सभी कलाओं में सबसे नंबर 1 पर अगर कोई कला आता है तो उसका नाम है चित्रकला। चित्रकला रंग और रेखाओं द्वारा कला एवं सौंदर्य का रसपान कराती है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जो चित्रकला है उसमें रंग और रेखाओं का उपयोग किया जाता है और रंग और रेखाओं के उपयोग की सहायता से जो कला बनाई जाती है वही चित्रकला कहलाती है। और चित्रकला कला और सौंदर्य का रसपान कराती है। अर्थात किसी भी जगह का अगर हम चित्र बनाते हैं तो उस चित्र को देखने से हमें लगता है कि हाँ ये कोई अच्छा बनाया गया है और उसके चित्र में उस जगह के सौंदर्य की वर्णन की जाती है, सौंदर्य को देखा जाता है, राइट ना। इसमें प्रकृति के जड़ और चेतन स्वरूप में रहे विविध भावों का दर्शन कराने की क्षमता है। अर्थात चित्रकला की सहायता से हम प्रकृति के जड़ और चेतन स्वरूप के अलग अलग भावों को दर्शा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रकृति बहुत सुंदर है, तो चित्रकला की सहायता से हम नदी, पेड़ पौधे, बगीचा ये सब बना के हम बता सकते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है, ठीक है। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन हड़प्पी संस्कृति के अवशेष में से भारतीय चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। अर्थात आज से 5000 साल पहले हड़प्पी संस्कृति के समय जब खनन खोद काम हो रहा था तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले। उन उदाहरणों से सिद्ध किया जा सकता है कि यह कला 5000 वर्ष पुरानी है। पुरातत्व विभाग के उत्खनन में भारत की चित्रकला के अलग अलग नमूने मिलते रहे हैं। पाषाण युग के आदि मानव के गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का आलेखन देखने को मिलता है। अर्थात जब पाषाण युग चलता था उस समय का उदाहरण आज भी दिखाई देता है कि अलग अलग गुफाओं में पशु और पक्षियों के चित्र दिखाई देते हैं। अर्थात पाषाण युग के समय चित्रकला था। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन के ऊपर भौमितिक रेखांकन और आकृति फूल पौधे बनाते थे। अर्थात हड़प्पा संस्कृति के समय भी चित्रकला था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के समय के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस मिट्टी के बर्तन पर अलग अलग प्रकार की आकृति और रेखाएं, फूल पौधे प्राप्त हुए हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि चित्रकला हड़प्पा संस्कृति के समय भी थी। मध्य प्रदेश के हाथी, गैंडा, हिरण आदि चित्रकला के उल्लेखनीय उदाहरण है। अजंता एलोरा के
चित्र में भारतीय चित्रकला के बेजोड़ उदाहरण है, यानी अजंता और एलोरा यह गुफा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आई हुई है और उसके अंदर ऐसे ऐसे चित्र बने हैं जो चित्रकला को क्या करते हैं, गौरवान्वित करते हैं। ठीक है। भारत के पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों पर, यानी भारत के अंदर देखा जाए तो पारंपरिक रूप से जब कोई मांगलिक प्रसंग होता है तो उस समय स्वास्तिक, कलश, गणेश के चित्र बनाने और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा भी पुरानी है और ये सब चित्रकला के उदाहरण हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत की ललित कला। अब जानते हैं भारत की ललित कला क्या है विद्यार्थी मित्रों। गायन, वादन, नर्तन, विविध पात्रों की वेशभूषा धारण करके किसी कथा या प्रसंग का अभिनय कराना अर्थात भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। तो विद्यार्थी मित्रों इसमें क्या है कि भारत की जो ललित कला में 3 बातों का समावेश होता है। तो भारत की ललित कला में गायन, वादन और नर्तन का समावेश होता है। विद्यार्थी मित्रों गायन का मतलब कैसा होता है कि गायन का संबंध भाषा की सीमा के साथ होता है। गायन अर्थात किसी गीत कविता को गाया जाता है उसे बोलते हैं, जैसे जिस चीज़ को गाया जाता है चाहे वह गीत हो चाहे वह कविता हो उसे बोलते हैं गायन। और वादन का मतलब है जो मशीन, जो वाद्य यंत्र यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो साधन होता है उसे जो बजाया जाता है उसे बोलते हैं वादन। और नर्तन का मतलब होता है उन दोनों की सहायता से, अर्थात मान लो कि एक हीरो गाना गा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, हीरो जो गाना गा रहा है वो गायन है, ठीक है। और हीरो अगर मान लो कि अपने हाथ में कुछ लेके उसे बजा रहा है, जैसे हारमोनियम कुछ लेके बजा रहा है, गाना भी गा रहा है और हारमोनियम भी बजा रहा है, तो जो गा रहा है वो गायन का काम कर रहा है और जो बजा रहा है वो वादन का काम कर रहा है। और गाने और बजाने के साथ अपने बॉडी में जो मूवमेंट्स कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, जिससे उसका बॉडी मोशन में है गाने के अकॉर्डिंग्स, वह नर्तन होता है विद्यार्थी मित्रों। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से देखा जाए तो भारत की ललित कला में गायन, वादन और नर्तन का समावेश होता है। उसके बाद रामायण हुआ, महाभारत जैसे महान ग्रंथ और अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का कार्य काफ़ी समय से भारत में चलता आ रहा है। जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, राइट। उसके अलावा अलग अलग भारतीय साहित्य के जो आधार हैं उसको मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का कार्य अर्थात ललित कला, जिसका विशद अध्ययन रसमय है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा है संगीत कला। अब संगीत कला क्या है उसको जानते हैं। स्वर, ताल और लय, अर्थात स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत को विश्व के अन्य देशों के संगीत से भिन्न रखा गया है। अर्थात हमारे देश की जो संगीत है वह स्वर, ताल और लय की दृष्टि से विश्व के संगीतों से बिल्कुल अलग है। हमारे 4 वेदों में से जो साम वेद है वह संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अर्थात विद्यार्थी मित्रों जैसे हमारे 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। इन 4 वेदों में जो देखा जाए कि जो सामवेद है वह संगीत कला से जुड़ा है, ठीक है। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना होता है। अर्थात जब कोई संगीत गाया जाता है तो सामवेद की जो ऋचाएँ हैं उन ऋचाओं के तहत ही तालबद्ध से उसे गाया जाता है। संगीत में गायन, वादन दोनों का समावेश होता है। अर्थात गायन यानी गाने वाला और वादन का मतलब बजाने वाला, ठीक है। जैसे लिखा है सा रे ग म प ध नि, ये संगीत के मुख्य 7 स्वर है। सा रे ग म प ध नि, ये संगीत के मुख्य कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत 2 भागों में बांट सकते हैं, राइट ना। बोलो, संगीत को, भारत के संगीत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। संगीत के 5 राग हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। बोलो, संगीत के कितने राग हैं? 5 राग हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ये 5 के 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में
संगीत संबंधित बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात का परिचय निम्नानुसार है। ये संगीत का एक रुद्रवीणा साधन है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में संगीत से बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए संगीत संबंधित, जिसमें फेमस है संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो ये देखो संगीत के साधन। ठीक है, ये सितार बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो है ये तानपुरा है और ये जो है ये सारंगी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगीत मकरंद, जो संगीत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो संगीत शास्त्र के जानकार पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 के आसपास संगीत मकरंद नामक ग्रंथ लिखा था। यानी संगीत मकरंद ग्रंथ के रचयिता पंडित नारद ईस्वी सन 900 में इसको लिखे, जिसमें 19 प्रकार की वीणा है, 101 प्रकार के ताल का वर्णन किया गया है। उसके बाद है संगीत रत्नाकर। संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंग देव ने इस ग्रंथ को लिखा है। वे दौलताबाद में यानी देवगिरी में रहते थे, इसीलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से परिचित थे। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपुत्र ग्रंथ माना है। अर्थात संगीत रत्नाकर जो है वह लिखा किसने? पंडित सारंग देव ने, और पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने इसी ग्रंथ यानी संगीत रत्नाकर के ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ अद्वितीय माना जाता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, संगीत के अंगों को समझना है तो संगीत रत्नाकर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब जो हमारा टॉपिक है वह है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1665 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। यानी संगीत पारिजात की रचना पंडित अहोबल ने 1965 में किया, राइट ना, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए। उन्होंने विविध रागों को एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया और ये सभी राग एक दूसरे से अलग हैं, स्वतंत्र हैं और अपना एक अलग अलग विशिष्टता रखते हैं। इस प्रकार उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया। अर्थात पंडित अहोबल ने ये भी बताया कि जो राग हैं, जो स्वर हैं, वह अपने अपने अलग लक्षण रहते हैं। एक राग दूसरे राग से अलग होता है, अपना अपना राग सबका एक स्वतंत्र होता है। अलग अलग प्रकार के राग अपनी अलग अलग खुद की विशिष्टता रखते हैं। इस प्रकार इन सब के आधार पर उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन चलता था उस समय अमीर खुसरो और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के कारण तूतीय हिंद के रूप में प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासन में जो अमीर खुसरो थे काफ़ी अच्छा खासा शायरी बोलते थे, काफ़ी अच्छा खासा गाना गाते थे। अर्थात देखा जाए तो इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। इसीलिए अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। उस समय जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देश में भक्तिमय वातावरण बन गया। ओके विद्यार्थी मित्रों, यानी 15वीं 16वीं सदी के अंदर हमारे देश में एक प्रकार का भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तो एक प्रकार से कबीरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई जैसे लोग आए और ये लोगों ने भजन कीर्तन से पूरा देश भक्तिमय वातावरण बना दिया। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन जैसी उस समय की अपने गुजरात की संगीत जोड़ी ताना और पीरी नामक कन्याएं भी खूब प्रसिद्ध थी। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, 15वीं सदी के अंदर जो हरिदास के शिष्य थे बैजू बावरा और तानसेन, उस समय अपने गुजरात की भी संगीत की एक जोड़ी के नाम में प्रसिद्ध 2 कन्याएं थी। नाम था ताना रीरी। बैजू बावरा और तानसेन के समय भी हमारे गुजरात में एक प्रसिद्ध जोड़ी थी संगीत के क्षेत्र में, नाम था ताना रीरी। ये लोग भी उस समय बहुत ही प्रसिद्ध थे इस कला के क्षेत्र में विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
नृत्य कला। ठीक है, ये आपको चित्र दिख रहा है, नृत्य कला के आदि देव, नृत्य कला के देवादिदेव नटराज की ये प्रतिमा है, जो नृत्य कला के देव माने जाते हैं, देवादिदेव माने जाते हैं। नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति मूल संस्कृत धातु नृत्य अर्थात नृत्य करना पर से हुई है। यानी नृत्य शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत धातु नृत्य, नृत्य यानी नृत्य करना अर्थात नाचना। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का साधन है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति नृत्य करता है, अगर वह ताल और लय के आधार पर नृत्य करता है तो वह नृत्य काफ़ी हमें अच्छा लगेगा। और ताल और लय कुछ और है, नृत्य कुछ और है, उस तरह का फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, नृत्य कला के आदि देव भगवान शिव नटराज माने जाते हैं। नटराज यानी भगवान शंकर। ठीक है, लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम नटराज लाए थे। ऐसा माना जाता है कि जो नृत्य कला है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति किसने की? नटराज भगवान शिव ने। ऐसा भी माना जाता है कि स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आकर नृत्य कला को किसने विकसित किया? भगवान शंकर ने किया। ठीक है, ऐसी मान्यता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी मुख्य है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हम भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी मुख्य है। सबसे पहले हम भरेंगे भरतनाट्यम। ये दिख रहा है, ये जो है डायग्राम दिख रहा है आपको, ये भरतनाट्यम का है। यह एक नृत्य कला का प्रकार है, शास्त्रीय है, नृत्य है। भरतनाट्यम का उद्भव स्थान तमिलनाडु राज्य का तंजावर जिला माना जाता है। तमिलनाडु राज्य का तंजावर जिला जो है, तंजावर, वहाँ पर भरतनाट्यम फेमस है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र और नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण, ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्रोत हैं। यानी भरतनाट्यम के आधार स्रोत दो ग्रंथ, एक नाट्यशास्त्र जिसको भरत मुनि ने रचा और एक अभिनव दर्पण जिसे नंदीकेश्वर जी ने रचा। ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्तंभ है। मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र के मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला और हेमा मालिनी ने आज भी इस भरतनाट्यम को जिंदा रखा है। भारत के इस विरासत को आज भी ये लोगों ने जीवित रखा है, अर्थात आज भी ये लोग भरतनाट्यम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। इस नृत्य की रचना 15वीं सदी के दौरान हुई। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की रचना 15वीं सदी के दौरान हुई। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर आधारित और स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। अर्थात ये जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है, यह मुख्य रूप से स्त्रियों के सौंदर्य पर आधारित है और यह नृत्य शैली पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। अर्थात कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू आदि मुख्य नर्तकों ने आज भी इस शैली के प्राचीन विरासत को जीवित रखा है। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कथकली। क्या है? कथकली। कथकली केरल राज्य का प्रचलित नृत्य यानी नाच है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक के बाद कथकली कहे गए। एक समय था पौराणिक महाकाव्य कहे जाते थे, फिर महाभारत के प्रसंग चालू हुए, संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक चालू हुए, इन सब के बाद कथकली की शुरुआत हुई। कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। अर्थात इसमें जो लोग कथक करते हैं उनका जो कपड़ा होता है वो घेरदार सुंदर होता है, घाघरे जैसा। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है। अर्थात कथकली के जो पात्र है, जो कथकली करते हैं, उनको पहचानने के लिए उनके चेहरे की जो विशिष्ट मुखाकृति होती है, जो अलग
तरह से वह अपने मुंह को जिस तरह से सजाते हैं, मतलब अपने पूरे सर, आगे का भाग सर वर है जो समझते हैं, मुकुट धारण करते हैं, उन सब के आधार पर हम उन्हें समझते हैं। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। जो नट करता है वह कलात्मक मुकुट धारण करता है, नाचने वाला। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित रहता है, अर्थात एक दिया रहेगा, वो जलेगा, उसी दिए के रोशनी से पूरा इसका रंगमंच प्रकाशित रहेगा। जो नट है यानी जो नाचता है वह पर्दे के पीछे आकर अपना संगीत में परिचय देता है, अर्थात दिया जलता रहेगा, पर्दा होगा, पर्दा के पीछे जो नट होगा वो अपना संगीत में परिचय देगा। तथा तीनों लोक के पात्रों को, मतलब 3 लोग एक साथ रहते हैं इस नाच में, तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है। केरल के कवि वल्थोल स्थापित कलामंडल में कथकली, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन वगैरह ने इस शैली को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट है कथक नृत्य। अब जानते हैं कथक नृत्य क्या है और समझते हैं। कथन करे सो कथक कहावे, कथन करे सो कथक कहावे उक्ति पर से कथक आया है। कथक कहाँ से आया है? तो कथन करे सो कथक कहावे। महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है। अर्थात कथक नृत्य किस पर आधारित है? तो महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के बीच जो नृत्य हुआ है उस पर आधारित है। उत्तर भारत के वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास हुआ, अर्थात इसका विकास उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने किया। ठीक है, उसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग को प्रदर्शित किए जाते हैं। अर्थात कथक नृत्य में एक पैर पर जो कथक करेगा वो एक पैर पर गोल गोल घूमेगा और नृत्य को प्रदर्शित करेगा। इस नृत्य में जो स्त्रियां होती हैं वह चूड़ीदार पैजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती है। यानी इस नृत्य में जो स्त्रियां हैं चूड़ीदार पैजामा वाला ड्रेस पहनेंगी और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती हैं। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदुनी लाखिया आदि ने इस कला को आज भी जीवित रखा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मणिपुरी नृत्य शैली। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है वो मणिपुरी नृत्य कला का है। मणिपुर की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर यह नृत्य करती है। मणिपुर की प्रजा जब वहाँ पर कोई भी त्यौहार वहार आता है तो यही नृत्य वो लोग करते हैं। मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधारित है। अर्थात मणिपुरी जो नृत्य शैली है वह किससे संबंधित है? कृष्ण ने अपने जीवन काल में जो बाल लीला किया और रास लीला किया उससे। मणिपुरी नृत्य शैली के लास्य और तांडव 2 प्रकार हैं। ठीक है, यानी मणिपुरी नृत्य शैली के कितने प्रकार है? 2। पहला नंबर लास्य और दूसरा नंबर तांडव। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहनकर कमर पर पट्टा बांधते हैं तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा पहनते हैं जिसे कुमीन बोलते हैं। याद रखना, इस नृत्य के समय क्या होता है? रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पे पट्टा बांधा जाता है, ठीक है, और नीचे जो घाघरा पहनते हैं घेरदार वो हरे कलर का होता है। ये दिख रहा है ना, हरे कलर का, इससे बोलते हैं कुमीन। क्या बोलते हैं? कुमीन। गुरु आमोबी सिंह, औतंबे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता आदि ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है जिसका नाम है नाट्य कला। क्या नाम है? नाट्य कला। जानते हैं नाट्य कला के बारे में। भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। अर्थात नाट्य कला की मुख्य विशेषता है मनोरंजन। ठीक है, नाटक का संचालन करने वाला सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाला विद्युतक की जोड़ी ने भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है। अर्थात नाट्य कला में एक व्यक्ति जो नाटक का संचालन करता है उसे सूत्रधार बोलते हैं, और एक व्यक्ति जो, अर्थात आपको समझ में आया कि इसमें नाटक का जो संचालन करता है वो सूत्रधार होता है और जो मनोरंजन देता है वह विदूषक होता है, और इसकी दोनों की जोड़ी ने इस नाट्य कला को एक अलग पहचान दिया है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र
इस कला क्षेत्र में अति प्रचलित है। अर्थात नाट्य कला के क्षेत्र में भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है वह इस कला में काफ़ी फेमस है। नाट्य लेखन और मंचन के द्वारा रंगमंच, दृश्य, श्राव्य एवं अभिनय के त्रिवेणी संगम को नाट्य कला सबको आनंदित करती है। ये मोस्ट आईएमपी है कि नाट्य कला में 3 चीज़ें हैं, दृश्य, श्रव्य और अभिनय। ये नाट्य कला के त्रिवेणी संगम है, अर्थात नाट्य कला इन्हीं के ऊपर आधारित है। अर्थात नाट्य कला में आप दृश्य, श्राव्य, अभिनय तीनों का अनुभूति ले सकते हो, यानी इसे देख भी सकते हो, इसे सुन भी सकते हो और इसे महसूस भी कर सकते हो। आपकी भावनाओं का विकास भी इसके अंदर होता है, मतलब आपकी भावनाएं प्रचलित हो जाती हैं। यह आबाल वृद्ध का मनोरंजन और लोक शिक्षण करने वाली भारत की प्राचीन कला है। आबाल वृद्ध का मतलब एक छोटे से बच्चे से लेके वृद्ध मतलब एक बूढ़े इंसान तक नाट्य कला से मनोरंजित होते हैं। भरत मुनि इस कला के में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं। भरत मुनि बोलते हैं कि ऐसी कोई कला नहीं जो नाट्य कला में ना हो, अर्थात नाट्य कला एक ऐसी कला है जिसमें सभी कलाओं का समन्वय होता है। वे नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें नाट्य कला ना हो, अर्थात नाट्य कलाओं का कला है। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथानक, यानी भरत मुनि के द्वारा प्रथम नाटक जो रचा गया था उसका नाम था देवासुर संग्राम, वह नाट्य कला पर आधारित है। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास ने महाभारत आधारित कर्णभाग, उरुभंग और दूत वाक्यम जैसे नाटकों की विरासत हमें दी है। अर्थात नाट्य कला में देखा जाए तो महाकवि भास ने महाभारत पर आधारित 3 ग्रंथ की रचना की। पहला नंबर कर्णभार, दूसरा नंबर उरुभंग और तीसरा नंबर दूत वाक्यम। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो कालिदास के द्वारा कौन कौन सा ग्रंथ लिखा गया नाट्य कला से संबंधित? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। फिर इनके उपरांत प्राचीन काल में नाट्य कला के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए, राइट ना, जिन्होंने संस्कृत नाट्य कला को समृद्ध यानी मजबूत बनाया। गुजरात की नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर आता है, अर्थात गुजरात में नाट्य कलाओं में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? जयशंकर सुंदरी, ठीक है। इसके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नायक, नंद बतिश्री नाटक, प्राण सुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेणी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवाला आदि का योगदान भी उल्लेखनीय है। देसी नाट्य समाज और अन्य नाट्य संस्थानों का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्यार्थी मित्रों भवाई है। ओके, भवाई क्या है? शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। जितने भी शास्त्रकार हैं वह भवाई को क्या बोले हैं? भाव प्रधान नाटक बोले हैं। अर्थात भवाई में किसी की भाव को प्रकट करने के लिए जो नाटक किया जाता है उसे भवाई कहते हैं। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्य कला है। पर ये देखो जयशंकर सुंदरी ये नाट्य कला के क्षेत्र में बहुत फेमस है गुजरात में, राइट, थे गुजरात में फेमस थे, ठीक है, जो भी आपको मैंने आगे बताया था। देखो अब भवाई में क्या है कि भाव प्रधान नाटक है और भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्य कला है जिसमें असायत ठाकर ने शुरू किया था। यानी इसे सबसे पहले किसने चालू किया था? असायत ठाकर ने। सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला। अर्थात भवाई एक ऐसा नाटक है जो काफ़ी सस्ते खर्च में होता है, ठीक है, और ज़्यादातर देखा जाए तो सोलंकी युग में इसको प्रोत्साहन मिला है। ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक, हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और भूंगल बांध के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेशभूषा, रामदेव का वेश, झंडा झूलन का वेश, बेमेल जोड़ का वेश आदि ये सब भवाई की विशेषता रही है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों देखा जाए तो ज़्यादातर पर्दे के बिना यह नाटक किया जाता है। यह नाटक ज़्यादातर पर्दे के बिना किया जाता है और यह नाटक को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला। और ये नाटक में देखा जाए तो हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन, भूंगल बांध, संगीत प्रधान नाटक का वेश जैसे रामदेव का वेश, झंडा झूलन का वेश, बेमेल जोड़ का वेश, ये सब भवाई की विशेषता रही है। भवाई के विषय वस्तु में सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार का भी समावेश किया जाता है। अर्थात भारत देश के अंदर अलग अलग सामाजिक कुरीतियाँ, राइट ना, जैसे कि विधवा जैसे कि बाल विवाह, उसके बाद सती प्रथा, अर्थात अलग अलग जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन सबको भी
प्रस्तुत करने के लिए, उन सब कुरीतियों को नष्ट करने के लिए, लोगों के मन में भाव प्रकट करने के लिए ये सब कुरीतियाँ गलत हैं, तो भवाई के द्वारा किया जाता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ कार्यक्रम के लिए रंगला लंगड़ी जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्य प्रयोगों का आयोजन होता है। भवाई करने वाला भवाया भूंगल वाद्य बजाकर माता जी की स्तुति करता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुजरात के लोक नृत्य। ओके, अब गुजरात के लोक नृत्य के बारे में हम जानते हैं। गुजरात की लोकप्रिय प्रजा विविध कौम और जातियों में रूढ़ियों, रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। अर्थात गुजरात की जो लोकप्रिय प्रजा है, अलग अलग विविध कौम जो गुजरात में है लोकप्रिय प्रजा की, अलग अलग जातियों में रूढ़ियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, अलग अलग कौम, अलग अलग जाति, अलग अलग जिसके रीति रिवाज परंपराएं हैं, उन सभी के अनुसार गुजरात के अंदर अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य दिखाई देते हैं। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास, अन्य लोक नृत्य गिनाए जा सकते हैं। त्योहारों, विवाह, प्रसंग, मेला वगैरह के समय ऐसे नृत्य देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिवासियों का नृत्य। ये जो डायग्राम दिया गया है वह आदिवासियों का जो जंगल में रहते हैं उसका नृत्य है। गुजरात के आदिवासियों में होली और दूसरे त्यौहार, विवाह के अवसर में देवी देवताओं को खुश करने के लिए मेले में ये सब नृत्य दिखाई देता है। ज़्यादातर नृत्य ये लोग वृत्ताकार के स्वरूप में गोल गोल घूमते घूमते करते हैं। ढोल और रूढ़िगत मंजीरा बजाना, जैसे ढोल बजाना, रूढ़िगत मंजीरा, थाली, तुरही, तंबूरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ स्थानीय बोली के साथ यह नृत्य होता है। ठीक है, अर्थात ये लोग ढोल, मंजीरा, थाली, तुरही, तंबूरा ये सब बजाते हैं और कौन सा भाषा में गाना गा के नृत्य करते हैं, जो उनकी स्थानीय भाषा होती है। ऐसे नृत्यों में जैसे चाड़ो नृत्य में मोर, गिलहरी, गौरैया जैसे पक्षियों की ये लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं। डांग, यानी गुजरात का एक ज़िला है जिसका नाम है डांग, डांग में भी ऐसा मालिनो चाड़ो तथा ढारकिया चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील एक जाति है विद्यार्थी मित्रों। भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे का टुकड़ा जड़ करके ऊपर टकराकर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। गरबा, ये तो आप अच्छे से जानते ही हो, नवरात्रि के समय खेला जाता है। गरबा शब्द गर्भदीप के ऊपर से बना है, गर्भदीप के ऊपर से बना है। छिद्रों वाली मिट्टी के घड़े, मतलब ऐसे घड़े जिसमें छिद्र हो, दीपक प्रज्वलित करके रखना और उसके चारों ओर घूमना, उसे सिर पर रखकर वृत्ताकार नृत्य करना, अर्थात गरबा। यानी एक ऐसा मिट्टी का मटका जिसमें छेद हो और जिसमें दिया जलाओ और उस छेद में से दिए की रोशनी बाहर निकलेगी जो दिखाई देगी, और उस मिट्टी के घड़े के गोल गोल घूमना या उस मिट्टी के घड़े को अपने सर पर रखकर गोल गोल घूमना, अर्थात गरबा। ठीक है, समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि अश्विन सुदी 1 से अश्विन सुदी 9, कहीं पर सुदी 10 या शरद पूनम दौरान गरबा खेला जाता है। आद्य शक्ति मतलब जगदम्बा माँ की पूजा और आराधना के इस पवित्र पर्व अवसर पर गुजराती स्त्रियां माता जी का गरबा गाती हैं। सामान्य रूप से चौक हो या मैदान के बीच माता जी की मांडवी, बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई गई बड़ी दीवट जैसी रचना भी होती है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार में तालियों के ताल और ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवाने वाला और गाने वाला ढोल की ताल पर गीत, स्वर और ताल को लेकर 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली और चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोर के साथ गरबा खेला जाता है, गाया जाता है। गुजरात में गरबा के उपरांत गाई जाने वाली गरबी संबंध अधिकांश श्री कृष्ण भक्ति के साथ है। गुजराती कवि दयाराम गोपी भाव से कृष्ण प्रेम के रंग भरी गरबियों की रचना की गई है, जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंठ से गूंजता रहता है। ये तो गरबा था। अब पढ़ेंगे हम रास। ठीक है, रास यानी जो कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ किया। रास अर्थात वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य के साथ गाना, यानी गोल गोल घूमना और
गाना और नाचना, इसको बोलते हैं रास। अपने यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को रासलीला बताई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता जो गुजरात के कवि हैं उनको रासलीला बताई थी। गुजरात में अधिकतर नवरात्रि तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेला जाता है। डांडिया रास यह रास का एक प्रकार है, परंतु गागर या हांडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बना। एक समय था गुजरात के अंदर वैष्णव संप्रदाय बहुत ज़्यादा हो गए और वो लोगों ने इस रास को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली और पुरुष मिर्जई धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट है गुजरात के अन्य नृत्य, इसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहला है गोफ गुंथन नृत्य। गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप खंबे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है। इस नृत्य में मंडप खंबे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है। फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले लोग उस डोरी के किनारे को पकड़कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया लेंगे। फिर बेल आकार में एक अंदर और एक बाहर इस तरह गोल गोल घूमेंगे, क्रिया करेंगे और धागा छोड़ेंगे। उसी को बोलते हैं गुंथन नृत्य, यानी गूंथना किसी चीज़ को। सीरियों का धमाल नृत्य। सीरी यानी हब्सी, निग्रो हब्सी प्रजा पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। सीरी यानी हब्सी लोग मूल अफ्रीका के जो निवासी हैं, जो गिर के जंगल के मध्य प्रवर्तमान समय में जाम्बुर में रहते हैं। मसीरा यानी नारियल के छिलके और कौड़ियाँ भरकर उसमें ऊपर कपड़ा बांधना, यानी नारियल के जो छिलके होंगे उसमें कौड़ियाँ भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांध देंगे और तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोर पंख और छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर किया जाने वाला यह नृत्य है। सीधी लोग आरोह अवरोह के साथ हो करते हुए इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ों से पहाड़ों एवं जंगलों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है। पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में लोग यह नृत्य करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा है मेरायो नृत्य, पठार नृत्य, कोलियो और प्रेम मेर का नृत्य। बनासकांठा के वाव क्षेत्र में सरखड़ जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मेरायो गूंथकर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दांव पे जैसा नृत्य अर्थात मेरायो नृत्य होता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, पहले तो बनासकांठा के वाव क्षेत्र में सरगढ़ जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मेरायो गूंथकर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दांव पे जैसा नृत्य अर्थात मेरायो नृत्य। सुरेंद्र नगर वगैरह क्षेत्र में पठार जाति के लोग द्वारा यह नृत्य होता है। इसमें डांडिया मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है। यह नृत्य सागर की लहरों या उन लहरों पर हिलोर लेते जहाज जैसा दृश्य खड़ा करता है। सौराष्ट्र के कोलियों के कोली नृत्य में वे सिर पर बांधा जाने वाला रंगीन कपड़ा घुमावदार पगड़ी पहनते हैं, जिसके छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण से भरे पट्टे से बांधते हैं। कमर में रंगीन और कमरगंध पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह का नृत्य सौराष्ट्र के मेर तथा भरवाड़ यानी जो गरडिया जाति होती है वे लोग करते हैं। इस प्रकरण में इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमने देखा कि पहले की गई चर्चा के अनुसार भारत की संस्कृति सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी है। प्राचीन काल से लेकर सांप्रत समय तक विविध जातियों का आगमन में हुए परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी, चित्रकला, नृत्य कला सहित विविध ललित कलाएं विकसित हुई हैं, जो भारत को वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती हैं और विश्व में भारत की अमिट छाप भी छोड़ती हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो होता है पूरा। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत में परंपराएं, हस्तकला और
ललित कला के बारे में मैंने आपको ज़्यादा विगतवार चर्चा किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर विद्यार्थी मित्रों अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आपके एसएस के जितने भी वीडियो बने नोटिफिकेशन के साथ 1 बाय 1 आए, जिससे आप उसे देखो, उसे याद करो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाओ। जय हिंद, राधे राधे।